नाइट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी गति, प्रगति और अवसरों के एक्सप्रेसवे की, यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जिसके पहले खंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में लोकार्पण किया। किस तरह से नए अवसर पैदा करेगा ये एक्सप्रेसवे और इसके जरिए क्या कुछ सार्थक सकारात्मक परिवर्तन देश में हो सकेंगे, इस पर हमारी विशेष चर्चा होगी। G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और उससे जुड़े हुए संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इससे जुड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। तुर्की और सीरिया में किस तरह से चल रहा है राहत और बचाव अभियान, ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत कैसे पहुंचा रहा है इन देशों को मदद, इस पर भी बात होगी। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का किया लोकार्पण। 3 परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। दौसा में सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा राजस्थान को विकसित भारत का बना रही है सबसे मजबूत स्तंभ। पीएम ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का किया उद्घाटन। कहा, स्वामी दयानंद की सुधारवादी प्राथमिकताएं आजादी के अमृतकाल का बन रही हैं साक्षी। गरीब, पिछड़ों और वंचितों की सेवा को बताया पहला यज्ञ। बेंगलुरु में के यलहंका में वायुसेना स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया के आयोजन की तैयारी पूरी। पीएम मोदी सोमवार को करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का किया जाएगा पेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, निवेश आने से कर्नाटक को होगा फायदा। विधानसभा चुनाव वाले 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में प्रचार ने पकड़ा जोर। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और वाम गठबंधन पर कसा तंज। मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ रोड शो में लिया हिस्सा। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी प्रचार में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को देश की प्रगति में क्षमता और संभावनाओं वाला राज्य बताया। कहा, वैश्विक निवेशक सम्मेलन जैसे आयोजन उत्तर प्रदेश को देश में उत्तम निवेश प्रदेश के रूप में करेंगे स्थापित। इस साल के उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का हुआ समापन। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को भारत की तरफ से दी जा रही है युद्ध स्तर की मदद। ऑपरेशन दोस्त के तहत 23 टन से अधिक राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और महत्वपूर्ण मेडिकल सुविधाएं सीरिया पहुंची। एनडीआरएफ की कई टीमें तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव के काम में जुटी। और महाराष्ट्र, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। रमेश बैस महाराष्ट्र, गुलाब चंद कटारिया को असम और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। वहीं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस हाईवे की। देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इस कड़ी में आज देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले चरण की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पीएम ने 3 अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। राजस्थान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को उत्कृष्ट सड़क अधोसंरचना निर्माण की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया। 246 किलोमीटर लंबा ये खंड 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।
देश भर में हो रहे अनेक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे निर्माण के क्रम में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से देश को कई क्षेत्रों में बहुत लाभ हो रहा है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन है जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। 1386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा दूरी में 12% की कमी आएगी। इससे यात्रा का समय भी लगभग आधा ही रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 93 पीएम गतिशक्ति आर्थिक संकुलों, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 बहुविध लॉजिस्टिक पार्कों के लिए भी लाभकारी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इन पर 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में बेहतरीन विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काम और तेज किया जा रहा है। ये बैकवर्ड एरिया से जाने वाला और उस एरिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला हाईवे है और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। विकास के मार्ग पर नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा देश एक्सप्रेसवे निर्माण के रास्ते आर्थिक विकास की गति को तेज कर रहा है। पीएम के हाथों शुभारंभ हुए एक्सप्रेसवे से आसपास के सभी क्षेत्रों की विकास दशा पर निर्णायक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह देश के आर्थिक बदलाव में इसका महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज सहित देश के सभी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास में रोड़े अटकाने में विश्वास रखती है। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पिछली बार का बजट पढ़ दिए जाने पर भी निशाना साधा। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, हमने ये भी सुनिश्चित किया। पहली बार बंजारा समाज, गुमंतु, अर्धगुमंतु समाज के विकास और कल्याण के लिए विशेष बोर्ड भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। हम दुनिया के बाजार पहुंचना चाहते थे। हमारे छोटे किसान जो मेहनत करके पैदावार करते हैं, कठिन परिस्थितियों में करते हैं, मोटा अनाज पैदा करते हैं, अब दुनिया के बाजार में वो श्रीन अन्न के नाम से दुनिया में पहुंचेगा। इस श्री अन्न को देश विदेश में मार्केट मिले, किसानों को अधिक प्रोत्साहन मिले, छोटे किसानों को लाभ हो, इसके लिए अनेक कदम
इस साल के बजट में उठाए गए हैं। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दिन खराब से खराब होती जा रही है। कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। साथियों, सवाल ये नहीं है कि कौन से वाला पड़ा, सवाल ये है कि पहले वाला जब पड़ा था साल भर उसको डिब्बे में बंद रखा था, इसके कारण ये हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उन्होंने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी। अपने तर्कों से ये सिद्ध किया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ यज्ञ में आहुति अर्पण किया। शुभारंभ समारोह में गुरुकुल की 31 छात्राओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएम ने आर्य समाज द्वारा आयोजित विभिन्न प्रस्तुतियों का भी अवलोकन किया। पीएम मोदी ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के बोध से लोगों को अवगत कराया और समाज को नई दिशा दी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। जिन बुराइयों का ठिकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। पीएम मोदी ने कहा कि महर्षि जी महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने तब उठाई जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थे। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं।
स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम देश में बिना भेदभाव नीतियों और प्रयासों को आगे बढ़ते देख रहे हैं। हर गरीब के लिए मकान, उसका सम्मान, हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा, बेहतर सुविधा, सबके लिए पोषण, सबके लिए अवसर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधार और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब समाज में धर्म को लेकर विभिन्न मतों में लोग विभाजित थे, उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों में ही जीवन की सत्यता है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। समझ गए साहब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA में। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर 14वें एयर शो के लिए तैयार है। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 14वें एरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर इस साल के 14वें एरो इंडिया के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है।
आधुनिक भारत के संकल्प को दृढ़ता के साथ प्रोत्साहित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 14वें एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की परिकल्पना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एयरो इंडिया में स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी की जाएगी। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड, उससे कहीं ज्यादा भव्य इवेंट यहां आयोजित होने जा रहा है। इसकी भव्यता का अंदाजा आप सभी इसी इवेंट में आने वाले पार्टिसिपेंट्स की संख्या को देखकर लगा सकते हैं। जैसा कि आप सबको बतलाया गया है कि लगभग 100 फ्रेंडली कंट्रीज और 800 से अधिक एग्जिबिटर्स के साथ यह देश का अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है। एयरो इंडिया में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए यूएवी सेक्टर, रक्षा क्षेत्र और भावी प्रौद्योगिकियों को पेश करने वाले कार्यक्रम होंगे। इनके अलावा कार्यक्रम में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, HTT-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को निर्यात के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए स्वदेशी MSME और स्टार्टअप का एकीकरण भी संभव होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। इसके जरिए विदेशी निवेश सहित सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी भी आमंत्रित की जाएगी। विंग्स ऑफ द फ्यूचर की थीम के साथ इंडिया पैविलियन इस इवेंट के आकर्षण का केंद्र होगा और यह पैविलियन नए भारत की सामर्थ्य, अवसरों और साथ ही साथ संभावनाओं से दुनिया को भी परिचित कराएगा। इसमें इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन होगा, जिसमें एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स अपने अपने प्रोडक्ट्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे। यह पैविलियन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भारत की इमर्जिंग कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने लाने में भी यह सहायक होगा। एयरो इंडिया प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में MSME और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की उन्नति, एरोस्पेस में वृद्धि और रक्षा क्षमताओं को पेश करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ आयशा खानम और सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। चूंकि त्रिपुरा में सबसे पहले 16 फरवरी को मतदान होना है और प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा गहमा गहमी भी यही देखी जा सकती है। बीजेपी की ओर से शनिवार को प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, तो रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जनसभाओं से सूबे का सियासी पारा गर्म कर दिया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सभी दलों के नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने त्रिपुरा के चांदीपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे का सूत्र दिया है, जिसके जरिए आने वाले सालों में त्रिपुरा का विकास किया जाएगा। अगले 5 साल त्रिपुरा को समृद्ध बनाने के 5 साल रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा को समृद्ध कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे हीरा का सूत्र दिया है। इसके आधार पर हम त्रिपुरा को समृद्ध बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को 3 आफत से बचाने की जरूरत है और उसके लिए आपको भाजपा के डबल इंजन की सरकार लानी पड़ेगी। 3 आफत त्रिपुरा पर है, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा। ये 3 ट्रबल से बचना है तो डबल इंजन सरकार लानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी और माणिक शाह की सरकार लानी पड़ेगी। इससे पहले अमित शाह ने त्रिपुरा दौरे की शुरुआत माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चांदीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। अमित शाह ने त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर
चुनाव से पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोथा त्रिपुरा का कल्याण नहीं कर सकता, केवल भाजपा ये काम कर सकती है। अमित शाह ने त्रिपुरा के प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी किया। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा का आम मतदाता किन मुद्दों को आधार बनाकर आपस में चर्चा कर रहा है। डीडी न्यूज की टीम ने अगरतला से विशालगढ़ के बीच लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे मतदाताओं से ये जानने की कोशिश की। जो भी सरकार बने एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा करना पड़ेगा, फिर हमारे जॉब के लिए भी और कुछ करना पड़ेगा। डेवलपमेंट तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, अच्छा ही चल रहा है। नहीं, वुमेन्स एम्पावर सिक्योरिटी के लिए कुछ करे, हमारी जो सिक्योरिटी है और जॉब्स टॉप्स में भी जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। हमने पैसेंजर से बात की जो मतदाता हैं, और उन मतदाताओं ने कहा कि विकास हुआ है 5 सालों के अंदर, लेकिन विकास की गति और आगे बढ़नी चाहिए, और 5 साल काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए काम विकास करने का। कांग्रेस और वाम दल के नेता भी जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए उम्मीदवार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। अगरतला से कुमार आलोक और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात करेंगे तुर्की और सीरिया में भूकंप के चलते जो तबाही आई है उसकी, और वहां चल रहे राहत और बचाव कार्यों की। भूकंप के चलते राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तुर्की और सीरिया दोनों जगहों पर ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 29,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं दोनों देशों के लिए राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन दोस्त जारी है। भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत 7वीं उड़ान के जरिए भारी मात्रा में राहत सामग्री लेकर विमान सीरिया पहुंचा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की विनाश लीला के निशान हर रोज शहरों में दिखाई दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है। तुर्की में अंटाकिया शहर में मलबे का पहाड़ नजर आ रहा है। मलबों से हर पल लाशों के ढेर मिल रहे हैं, तो इन मलबों में अपनों की जिंदगी खोजते लोग सिसकियां भरते दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य दिल को झकझोर देने वाले हैं। मृतकों के आंकड़े कहां जाकर रुकेंगे, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। फिलहाल भूकंप से हुई मौतों का आंकड़ा 29,000 को पार कर गया है। दुनिया भर से तुर्की और सीरिया के लिए मदद के हाथ बढ़े हैं। भारत भी इस मुश्किल वक्त में इन दोनों भूकंप प्रभावित देशों की मदद में जुटा है। मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया जा रहा है। भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत 7वीं उड़ान अदाना हवाई अड्डे पर पहुंची। वितरित सामग्री में ग्राउंड पर टीमों के लिए आपूर्ति के साथ मॉनिटर, ईसीजी, सिरिंज, पंप और आपदा राहत सामग्री जैसे चिकित्सा उपकरण शामिल थे। दूसरी तरफ ऑपरेशन दोस्त की 7वीं उड़ान 23 टन से अधिक राहत सामग्री के साथ सीरिया भी पहुंच गई है। इसमें जेनसेट, सोलर लैंप, स्लीपिंग मैट, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं और आपदा राहत सामग्री शामिल हैं। दमिश्क हवाई अड्डे पर स्थानीय प्रशासन और सीरिया के पर्यावरण उपमंत्री मुताज डोजी को राहत सामग्री सौंपी गई। भूकंप प्रभावित इलाकों में भारतीय राहत और बचाव दल खोज अभियान चलाने के साथ साथ घायलों के इलाज में भी विशेष मदद कर रहा है। एनडीआरएफ की मदद से भारतीय मेडिकल टीम ने सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में फील्ड अस्पताल तैयार किए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में घायलों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में राहत सामग्री में दवाइयों के अलावा ईसीजी जैसे चिकित्सा उपकरण, मरीज की निगरानी के लिए उपकरण, एनेस्थीसिया मशीन, सिरिंज पंप, ग्लूकोमीटर और कंबल जैसी सामग्री भेजी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। पेमेंट फेल।
लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश के नए प्रतिमान स्थापित किए गए। राज्य को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समिट के समापन सत्र में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफल आयोजन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसका लाभ किसानों, गरीबों और कामगारों को मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सप्तऋषि के नाम से केंद्रीय बजट को कई क्षेत्रों में बांटा गया है और इसका लाभ यूपी को मिलेगा। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय बजट की इन 7 प्राथमिकता से जुड़ी विषयों पर इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विचार विमर्श हुआ है और निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के विकास के अमृत काल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कारण राज्य का समग्र विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शासन ने जो कानून व्यवस्था को बनाए रखा है, उसके चलते जो विकास यहाँ पर चौतरफा हुआ है। आज आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में एक नहीं अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का बदलती हुई तस्वीर। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकास राज्य के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था, आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेलों के बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने 300 बिस्तरों वाले एक छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक उन्नत कुश्ती हॉल और एक चिकित्सा केंद्र का भी उद्घाटन किया। साई NCOE लखनऊ महिला कुश्ती राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहां महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों के आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 137 करोड़ रुपए के हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर एथलेटिक्स, रेसलिंग के इंडोर स्टेडियम जहां पर 10-15 गेम्स खेली जा सके, हॉकी के, फुटबॉल के, स्विमिंग पूल, ये सारे खेलों के उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी तरफ से आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ करने का काम किया है। आज देश के बच्चे, देश के युवा इंतजार नहीं कर सकते खेल सुविधाओं के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां 2014 में जितना बजट यूपीए की सरकार देती थी, उससे 3 गुना से ज्यादा बजट इस साल खेलों के लिए कर दिया है। इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी खेलों के लिए बजट बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हमारी ओर से कोई ढील हो। और पश्चिम बंगाल पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बर्धमान के पूर्वस्थली में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अगर बात तुलना की करें तो इस मामले में नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी से कोसों आगे हैं। ममता के शासन में बंगाल में जंगल राज कायम हो गया है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उसी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। केवल मोदी जी देश के छात्रों, युवाओं और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर में भी एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से हटकर बंगाल को, ब्रिटानिया को पछाड़ के, अंग्रेजों को पछाड़ के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में भारत जापान को पछाड़कर 3रे नंबर की का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है।
20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब अवसर है हमारे विशेष का। आज का हमारा जो विशेष है उसमें हम चर्चा करेंगे गति प्रगति और अवसरों के एक्सप्रेसवे की। बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जिसके पहले खंड का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लोकार्पण किया। गति प्रगति और अवसरों का एक्सप्रेसवे, किन मायनों में ये गति प्रगति और अवसरों का एक्सप्रेसवे है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर SP शर्मा, जो कि मुख्य अर्थशास्त्री है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका। और हमारे साथ में शिशिर सिन्हा, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका। SP शर्मा, डॉक्टर शर्मा, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, जिसको कहते हैं कि इतना अत्याधुनिक एक्सेस कंट्रोल्ड भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, उसके पहले खंड की शुरुआत हुई है। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, किस तरह से इंपैक्ट करेगा, कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा और क्या परिवर्तन लेकर आएगा ये एक्सप्रेसवे? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक मेन इंग्रेडिएंट है हमारे आत्मनिर्भर भारत बनने का और हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का। तो उसी के अंतर्गत सरकार ने पिछले काफी वर्षों से जो निवेश किया है, खास करके जो सरकार का जो निवेश है वो बढ़ोतरी पर है। अभी लगभग कोई 10% के आसपास हम GDP का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रोड डेवलपमेंट एक मेजर इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से हम आगे अपनी गति को तेज कर सकते हैं। और उसी के मद्देनजर जो सरकार का 1386 किलोमीटर लंबा जो ये एक्सप्रेसवे है दिल्ली टू मुंबई, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। और इससे जो समृद्धि आएगी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है। लोगों को पहले रोजगार मिलता है, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड जो वर्कफोर्स है उसको रोजगार मिलता है। उसके बाद उनको इनकम होती है, देन दे परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ता है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्पीड है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एक गति में आ जाती है और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ एक तेज गति से आगे बढ़ने लगती है। तो उसी के मद्देनजर सरकार का, और दूसरा हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो आज एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पण किया, जो 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा का ये स्ट्रेच है, जो दिल्ली और जयपुर का जो सफर है उसको भी कम करेगा। 5 घंटे से लगभग 3 और 3.5 घंटे के बीच में हम जयपुर पहुंच सकते हैं। तो एक अच्छी डेवलपमेंट, और इसे जो रीजन में जो डेवलपमेंट होगी आने वाले टाइम में, लोगों को जो रोजगार मिलेगा, जिससे इकोनॉमिक समृद्धि आएगी, लोगों के इनकम बढ़ेंगे, उससे एक चौतरफा इकोनॉमिक जी, चौतरफा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ने के लिए। शिशिर जी, आपसे ही अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, जब ये कहा जा रहा है कि चौतरफा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और बार बार ये बात कही जा रही है कि जो पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी है उस तक भी इसके जो विकास है या इसका जो परिणाम है एक्सप्रेसवे का, उस तक पहुंच सकेगा, किस तरह से जो गरीब आदमी है वो लाभान्वित होगा? क्योंकि ये तो समझने की बात है कि भाई स्पीड बढ़ गई है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो गांव गरीब गुरबे हैं उनको किस तरह से इस एक्सप्रेसवे से फायदा पहुंच सकेगा? इसको देखिए 2 हिस्सों में बांटिए। पहले जब निर्माण हो रहा होता है तो उस समय जिस तरीके से रोजगार के मौके बनते हैं, जो लोग भी काम कर रहे हो, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, बहुत ही जिससे कहा जाए बिल्कुल ही स्किल्ड नहीं हो, उनके लिए एक रोजगार का मौका बनता है। और चूंकि 1386 किलोमीटर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा मजदूरों की जरूरत होगी, कामगारों की जरूरत होगी। तो पहले लेवल पे आपको ये फायदा है। दूसरा क्या होता है कि जब कोई सड़क बनती है तो उसके दोनों ओर के जो हिस्से होते हैं वो एक कॉरिडोर की तरह डेवलप होते हैं, यानी कि वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के काफी ज्यादा मौके बनते हैं, क्योंकि आपके लिए कच्चा माल लाना और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना आसान हो जाता है। तो उससे जो जीवन में बदलाव होगा। तीसरी बात, जब वहां पर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, इससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को फायदा होता है। अगर मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है या एक कंपनी बनती है, एक प्लांट बनती है,
उससे अगर एक मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार बनता है तो आप समझ लीजिए कि सर्विसेज में 2.5 रोजगार बनते हैं। तो आप उसका देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट किस तरीके से होता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कॉरिडोर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है तो उससे उसका फायदा ये होगा कि वहां पर जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आएगा। हम लोग इसको अर्थशास्त्र की भाषा में वर्चुअस साइकिल कहते हैं, यानी कि एक अच्छे से दूसरे अच्छे का होना। तो ये सड़क जो है केवल सड़क नहीं बनती है, एक जगह से दूसरे जगह का पहुंचाने का रास्ता नहीं बनाती है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर बदलाव व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर लाने का काम करती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है शिशिर जी, तो ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी एक नया सूत्र दिया है हीरा का, जिसमें हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज और एयरवेज सारे क्षेत्रों को एक साथ लेकर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की बात कही जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप, ये कितना परिवर्तन ला रहा है और पिछले कुछ वर्षों में या कहा जाए कि 8-10 वर्षों में कितना परिवर्तन, कितना क्वांटम जंप आप देखते हैं इसमें? जैसे हीरा का आपने जिक्र किया, हाईवे, रेलवे और एयरवे का, वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि पीएम गति शक्ति का एक दूसरा स्वरूप है। क्योंकि गति शक्ति की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गति शक्ति में होता है कि जितनी भी बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हो ताकि दूसरी परियोजनाओं के अमल में भी आसानी हो। अब जैसे अब इस खंड को ले लीजिए जो कि दिल्ली दौसा का है, दोनों तरफ ऑप्टिक फाइबर के लिए जो है वो जगह छोड़ी गई है। इससे फायदा क्या होगा कि कल होकर के अगर वहां पर मान लीजिए कि कोई सर्विस सेंटर या कोई कॉल सेंटर डेवलप होना है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनना है तो उसके लिए आपको टेलीकम्युनिकेशन के लिए वहां पर खुदाई नहीं करनी होगी। पीएम गति शक्ति इसी बात पर जोर देता है। तो आप हाईवे से हाईवे पे जाते हैं, फिर वहां पर रेलवे की तरफ भी बनता है और चूंकि आपकी सड़क मार्ग जो है वो दिल्ली और वडोदरा और उसके आगे मुंबई यानी कि एयरवेज के लिए भी रास्ता बनाती है। और एक और चीज आप ध्यान रखिए कि आप अगर डब्ल्यू भी जोड़ दीजिए जो वाटरवेज है, वहां से आगे चल करके समुद्री रास्ते से अगर कहीं जाना भी हो तो मुंबई तक वो संभव हो पाता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो हीरा तक ये सीमित नहीं है बल्कि उसमें डब्ल्यू भी जोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आपसे अगर समझना चाहें तो जिस तरह से ये बात बार बार आगे कही जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस वर्ष का जो बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि 2014 से 5 गुना ज्यादा है। किस तरह से इसके महत्व को समझते हैं, या ये कहा जाए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है इस गवर्नमेंट का, ये नीतियों के जरिए हुआ है, ये जो ये कहा जाए कि जो नेतृत्व है उसमें एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ये परिवर्तन ला रहे हैं, और कितना परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में आप देख रहे हैं इस फील्ड में? देखिए, जो हमारा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर और खास करके जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, इस 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है, तो एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट होती हैं। जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उससे इकोनॉमी में गति आती है, लोगों को रोजगार मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि हर वर्ग के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, चाहे वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड हैं और हाईली स्किल्ड हैं। जैसे कि हम हाईवे की बात करते हैं, तो इंटरनेट डेवलपमेंट और सब चीजें, तो उससे क्या होता है कि जो लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने के साथ साथ उनके इनकम लेवल इंक्रीज होते हैं, वो कमाने लगते हैं और वो फिर खर्च करते हैं। खर्च करने से वो फैक्ट्रीज में उत्पादन की तरफ आकर्षित होते हैं, फैक्ट्रीज में उत्पादन बढ़ता है, देन द फैक्ट्रीज डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं क्योंकि इकोनॉमी में एक एग्रीगेट डिमांड क्रिएट हो चुकी है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो है एग्रीगेट डिमांड को जनरेट करने के लिए की जाती है, जिसका सरकार ने पिछले वर्षों में बहुत अच्छे से फोकस करके उसको आगे बढ़ाया है। जैसे आपने बताया कि लगभग 2.5-3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अभी 10 लाख करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज है, जो आने वाले टाइम में एक लैग्ड इफेक्ट के साथ इकोनॉमी को और तेज गति देगा। जैसे ऑलरेडी हम एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, तो ये कंटिन्यू रहेगा। हम कोई 1 या 2 साल के लिए फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी नहीं रहेंगे, वी विल रिमेन ऑन द सेम ट्रैजेक्टरी फॉर मेनी इयर्स और डेकेड्स, क्योंकि इंडिया की स्टोरी अभी शुरू हुई है और सरकार ने उसको अच्छे से पकड़ में लाके उसके ऊपर जो जहां पे निवेश चाहिए सरकार ने उस चीज को फोकस किया है। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है जो गवर्नमेंट कैपेक्स है वो प्राइवेट कैपेक्स को अट्रैक्ट करे। प्राइवेट सेक्टर तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको आगे डिमांड मिलती है। तो डिमांड क्रिएशन के लिए सरकार ने एक एग्रीगेट डिमांड क्रिएशन के लिए ये सभी प्रयास किए हैं, जो कि पिछले 3-4 वर्षों से, खासकर जब कोरोना
इम्पैक्ट हुआ था, उसके बाद बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हुई। शायद वो रिफॉर्म्स पहले कभी 100 वर्षों में नहीं हुई जो पिछले 3 साल में हुई है। तो उन रिफॉर्म्स का भी जो आने वाले टाइम में रिजल्ट आने वाला है, जो उसका जो वो परकोलेट होंगे ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जैसे सरकार ने लगभग कोई अभी बजट में बताया कि 39,000 ऐसे प्रोविजन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाधा थे उनको हटा दिया है, डिक्रिमिनल कर दिया है लगभग कोई 3400 ऐसी बाधाओं को। तो ये सब चीजें मिलके जो एक चौतरफा रिफॉर्म्स का प्रोसेस है सरकार का, जिसको फोकस करके सरकार एक डेवलप इकोनॉमी बनना चाहती है 2047 तक के। हमारा लक्ष्य है कि जो अमृत काल है उसमें हम अपने देश को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करते हुए एक डेवलप इकोनॉमी बने अगले 25 वर्षों में। जो अभी बजट में आपने देखा कि 4 जो संकल्प रखे गए हैं, एक तो फर्स्टली विमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, टूरिज्म डेवलपमेंट, विश्वकर्मा जो हमारे आर्टिशियंस हैं उनको आगे और तेज गति से बढ़ाने के लिए, उनके जो कामकाज है उसको और गति देने के लिए, उनको और रिकॉग्नाइज करने के लिए। और एक चौथा जो स्तंभ है वो है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ। जो सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर ग्रीन का जो शेयर है जीडीपी में बढ़ाना चाहती है। तो कुल मिला के जो सरकार का फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आगे तेज गति तक आगे इकोनॉमिक ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने चौतरफा रिफॉर्म्स की हैं, जिनका आने वाले टाइम में और अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अभी ऑलरेडी हम विश्व में एक तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इंटैक्ट है। अभी भी जो डिफिकल्ट टाइम था जो कोरोना के बाद, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसे पूरी अर्थव्यवस्था इंपैक्ट हुई, लेकिन भारत की जो गति है अभी भी वो बड़े अच्छे से निरंतर है। हम एक तेज गति से, इस साल भी हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं, अगले साल भी जो अनुमान है कि 6 से लगभग कोई 7 के बीच में हम ग्रो करेंगे। लगभग कोई जो एवरेज है वो 6.5% का हमने देखा है कि वो मेजर किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाया गया है। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है, जिस तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, खास करके जैसे सरकार ने रेलवे के लिए ही लगभग कोई 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, 2,40,000 करोड़ का। तो ये सब चीजें कुल मिला के एक तेज गति से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और आगे आएगा और आकर्षित होगा पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए। इंडिया का नहीं, बाहर का जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होगा। जैसे हम थोड़े मेरे ख्याल से 1 या 2 साल में हम या साल में $100 अरब का एफडीआई डेस्टिनेशन बन जाएंगे। तो ये कुल मिला के चौतरफा जो एग्रीगेट डिमांड है उसके ऊपर फोकस है जी डॉक्टर शर्मा, निश्चित तौर पर। और उम्मीद करेंगे कि ये जो एक्सप्रेसवे है इसी पर जो जिस तरह से गाड़ियां फर्राटा भरती है उसी अंदाज में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी फर्राटा भर सकेगी, तेज गति से आगे बढ़ेगी और इसका जो एक असर होता है वो पूरे तरफ इकोनॉमी पर दिखाई पड़ेगा, पॉजिटिव असर दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर एसपी शर्मा आपका, और डॉक्टर शिशिर सिन्हा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अब G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी तक देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में होने जा रही है। 3 दिन की इस बैठक में G20 देशों से आ रहे प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान विदेशी मेहमानों को न सिर्फ मालवा के खानपान और संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा, बल्कि इंदौर का रजवाड़ा पैलेस और धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू के दीदार भी करवाए जाएंगे। G20 देशों के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि 13 से 15 फरवरी तक देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जुटेंगे। इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है। सोमवार को इस बैठक के पहले दिन कृषि स्टॉक हासिल करने में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं और खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु आधारित स्मार्ट कृषि पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। पहले दिन केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक स्थल पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी भारत की उपलब्धियों, नवाचारों और तकनीकों पर आधारित एक प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। हालांकि पहले दिन की शुरुआत में ही विदेशी मेहमानों को इंदौर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजवाड़ा पैलेस घुमाया जाएगा। So this is the agriculture working group meeting. The first meeting going to happen in Indore, and there are 4 other meetings have been planned in different places in the country. So this meeting will happen for 3 days. The first day there is a inauguration of exhibition and there is a side events and there are side events planned. Second day again there is a inaugural speech by Civil Aviation Minister. First day it will be done by Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh.
कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का औपचारिक तौर पर शुभारंभ दूसरे दिन यानी मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वीडियो संदेश से होगा। इस मौके पर केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन दोपहर बाद सभी प्रतिनिधियों को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू ले जाया जाएगा। इस दौरान डेलीगेट्स मांडू के किले का दीदार करने के साथ ही लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से निमाड़ मालवा के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित होंगे। काफ़ी देश हमसे मदद मांगती है कि आप अपना बेस्ट प्रैक्टिस बताइए, और अभी FAO में भी जो रिसेंट मीटिंग हुआ था मिलेट्स को लेके, तो इंडिया काफ़ी ऑफर कर सकता है दूसरे नेशंस को, चाहे वो जर्म प्लाज्म हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सारे फील्ड में तो बहुत स्कोप है। हमारे फार्मर्स बहुत ही मेहनती हैं और जो यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स भी काफ़ी उससे उत्पाद अच्छा होता है, तो इंडिया सारे देश को सिखा भी सकता है और खुद सीख भी सकता है। बैठक के दौरान 3 दिनों तक मेहमानों को मोटे अनाज से बने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद भी चखाया जाएगा। मोटे अनाज से बने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवानों को 3 दिन नाश्ते के साथ दोपहर और रात के भोजन में भी परोसा जाएगा। गौरतलब है कि भारत के विशेष प्रयासों के बाद ही यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। हमारे यहाँ मेहमान आ चुके हैं और हमने उनको ब्रेकफास्ट सर्व किया है। बहुत लोग हैप्पी हैं, बहुत अच्छे लगा है उनको। हमने जैसे बाजरे का जलेबी सर्व किया है और दे हैप्पी है। हमने फीडबैक भी लिया क्योंकि अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं, तो उनसे फीडबैक लिए तो लोग बहुत खुश हुए उसके, क्योंकि मोटा अनाज एक्चुअल गाँव में ही रह गया है। तो हमने उसके ऊपर काम किया, हम उसके ट्रायल किए हैं, तब जाके हम बहुत एक्साइटेड हैं सर्व करने के लिए। कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के अंतिम दिन 4 प्रमुख विषयों पर मंथन होगा। वो 4 विषय खाद्य सुरक्षा और पोषण, टिकाऊ कृषि के लिए जलवायु आधारित दृष्टिकोण, समावेशी कृषि के लिए वैल्यू चेन और खाद्य प्रणाली के अलावा कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण है। इस बैठक में भाग लेने के लिए सिर्फ G20 देशों से ही नहीं बल्कि आमंत्रित देशों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के 98 डेलीगेट्स भाग लेंगे। कृषि कार्य समूह की ये पहली बैठक कहीं ना कहीं G20 देशों के नवाचारों को, विचारों को आपस में साझा करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, इंदौर। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। आपको छोड़े जाएंगे खबरें फटाफट अंदाज में देखिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जगह रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया को असम और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोहना में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 98,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने के प्रस्ताव को 16 फरवरी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले MCD हाउस की 3 असफल बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश में बने डिफेंस कॉरिडोर को लेकर ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री एलेक्स चाक ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। हज 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। इसकी जानकारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर दी है। दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करना 10 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है।